अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एवरीडे साइंस के जो MCQs हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 2023 के एग्ज़ाम्स में जितने भी MCQs आ चुके थे उनको हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 25 most important MCQs which have been taken from the 2022 papers. Let's start the video. वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ अपने नोट्स भी बना लिया करें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं ना, उनको आप नोट डाउन कर लिया करें ताकि रिवीजन करते हुए आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहे। फर्स्ट MCQs है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। इनका अपने नाम याद रखना है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का दूसरा नेम है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें जो ऑटो वर्ड है इसका मतलब होता है इटसेल्फ, यानी खुद से। ट्रॉफ्स का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक तैयार करने का जो सारा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ऑटोट्रॉफ्स जो हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट के ज़रिए अपनी खुराक को खुद से तैयार कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, बट ये जो हैं इन लेट बने थे, मतलब कि ये मल्टी सेलुलर हैं। इनसे पहले जो वजूद में आए थे वो प्रोटोजोआ हैं। नेक्स्ट MCQs है बैक्टीरिया इज़, यानी बैक्टीरिया जो है वो क्या है। बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूनिसेलुलर का ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। यूनी का मतलब होता है वन। यूनी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा आपने याद रखना है कि इसका मतलब है वन। एंड यहाँ पे सेलुलर जो है वो टर्म ली गई है सेल से। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। एंड मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और सेलुलर का मतलब फिर वही आ गया सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। जैसे इंसान मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स हैं मल्टी सेलुलर। इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है सन रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब है, यानी सन की जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी ये कितनी देर तक ज़िंदा रहते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 120 डेज़, ठीक है। अगर डेज़ में पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि 120 दिन, लेकिन अगर मंथ्स दिए हो ना तो आपने ध्यान रखना है कि 4 मंथ्स, यानी 120 दिन 4 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आपने इसको याद रख लेना है। मोबाइल फ़ोन सेंड मैसेजेस थ्रू विच वेव्स। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कौन सी वेव्स के ज़रिए मैसेजेस सेंड करते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, रेडियो वेव्स, ठीक है। और इसके अलावा जो गेमा रेज़ हैं इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 ये क्या करता है कि ये इमिट करता है गैमा रेज़। अब गैमा रेज़ जो हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। इनके ज़रिए जो कैंसर है, बॉडी के अंदर कैंसर हो जाता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, गैमा वेव्स के ज़रिए। माइक्रोवेव्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव अवन्स वगैरह के ज़रिए इनके अंदर। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, सैटर्न। इसके 146 हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थ का प्रोटेक्टर जो है वो किसको कहा जाता है, जुपिटर को, यानी जुपिटर जो है ये अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है। मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट बिकॉज इसकी जो सरफेस है, इसकी जो मिट्टी है वो रेड कलर की होती है। द एज व्हेन विजडम टीथ टिपिकली इमर्जेज, यानी जिसे अक्ल दाढ़ बोलते हैं, वो कब बनना स्टार्ट होती है। 17 से लेकर 25 ईयर्स की जब एज होती है तब विजडम टीथ जो हैं वो बनते हैं। कार बैटरीज यूज़ व्हाट
दैट रिएक्ट विद लेड प्लेट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कार की बैटरी के अंदर कौन सा तेज़ाब यानी कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, ठीक है। कार की बैटरीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो जाबिर बिन हयान जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसका फार्मूला आपने याद रखना है H2SO4, ठीक है। H2SO4 ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर यानी हमारे अंदर कौन सा इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? आईलिड जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन सुन लें, कौन से ऑर्गन होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका बहुत पहले माजी में कोई ना कोई फंक्शन था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो यूज़लेस हो चुके हैं, अब उनका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स, अब आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स जो है एक छोटी सी नाड़ की तरह होती है। अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऑपरेट करके उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको निकालने के बाद भी हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती, कोई इसका मतलब इम्पैक्ट नहीं होता हमारी बॉडी के ऊपर। सो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो अपेंडिक्स है। कॉकस भी जो है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स जो है इसका फंक्शन क्या था कि पहले बहुत पहले, हज़ारों साल पहले जब लोग पत्ते वगैरह खाते थे, कच्चा गोश्त, मतलब जो कबाइल वगैरह में रहते थे लोग, जब लाइफ इतनी ज़्यादा लाइफ के अंदर एवोल्यूशन नहीं हुई थी, ठीक है, तो तब क्या था कि अपेंडिक्स जो है ऐसे एंजाइम खारिज करती थी जो उन पत्तों वगैरह को हज़म करने में हेल्प करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो चेंज होता गया, हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, हम खुराक को पका के खाते हैं, ठीक है। सो इसका जो फंक्शन था अपेंडिक्स का वो ख़त्म होता गया। सो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुकी है, यानी माजी में तो ये इम्पोर्टेंट थी, इसका फंक्शन था हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए इसको अगर निकाल भी दिया जाए तो कोई असर हमारी बॉडी के ऊपर इसका नहीं होता। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर, यानी वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, उनके अंदर इनमें से कौन सा इफेक्ट, कौन सी डिजीज़ या कौन सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है? सो एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होती है कि हमारे लंग्स जो होते हैं ना उनके अंदर इस तरह छोटी छोटी हवा की थैलियाँ बनी होती हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में, सांस लेने के प्रोसेस में जिनकी हेल्प करती हैं। जब स्मोकर्स जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं तो इसकी जो इस तरह दीवारें होती हैं ना इन थैलियों की, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो उस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सो इस बीमारी को हम एम्फीसीमा का नाम देते हैं। और ये है एस्थमा, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। ये दमा की बीमारी है, इसमें सांस उखड़ जाता है, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, ये भी लंग की डिजीज़ है। लाइट टेक अबाउट टू रीच अर्थ फ्राम द सन, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, 8 मिनट्स। ये हमने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया था, 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा मैंने बताया था आपने याद रखना है, मून लाइट का भी पूछा जा सकता है कि जो चाँद की रोशनी है वो ज़मीन पे कितने टाइम में पहुंचती है। सो 1.26 सेकंड्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये वाला जो है फिगर याद रख लेते हैं, बट आगे यूनिट उनको याद नहीं रहता है कि मिनट्स था, सेकंड्स था या क्या था। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है द हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे जो सख्त चीज़ है, सबसे हार्ड चीज़ है वो क्या है? सो डेंटल इनेमल, ठीक है। डेंटल की जो टर्म है ये टीथ से रिलेटेड है। टीथ का जो कवर होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे भी MCQs और बनते हैं। स्कल बोन, नंबर ऑफ स्कल बोन यानी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, ये बार बार पूछा जाने वाला MCQs है, आपने याद रखना है। 22 बोन्स हैं, ठीक है। रिब्स का भी पूछा जाता है। रिब्स जो हैं वो 24 पसलियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम जोड़े की बात करें तो 12 पेयर की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ पेयर्स पूछे जाएँ तो आपने 12, और अगर सिंगल पूछा जाए कि कितनी होती हैं तो वो 24 है। इन द एटमॉस्फेयर इफ़ टेम्परेचर इज़ लो द प्रेशर इज़ लो। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लॉटिंग पेपर हेल्प्स एब्जॉर्ब लिक्विड। ये ब्लॉटिंग पेपर जो है इसको केमिस्ट्री की लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाते हुए यूज़ किया जाता है। सो ये टिश्यू की तरह का एक पेपर बना होता है, जिस तरह वो एक कॉटन पेपर सा मिलता है ना, तो जिसको चेपी भी पंजाबी में लोग बोलते हैं, इस तरह करके कुछ। सो उसके ज़रिए क्या होता है कि बिल्कुल सेम वैसा ही बना होता है, उसको यूज़ किया जाता है लिक्विड्स जो है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। सो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है।
ग्लोबल वार्मिंग इज़ ट्रीट टू ऑल ऑफ अस इज़ वार्निंग बाय, सॉरी देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, वार्मिंग नहीं है यहाँ पे, वार्निंग आना है, वार्निंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम सब के लिए ख़तरा है। ये वार्निंग किसने दी थी? ये यूनाइटेड नेशंस में एंटोनियो गुटरेस ने दी थी, ठीक है। द साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड लॉन ग्रास इज़ कॉल्ड, यानी वेजिटेबल फ्रूट वगैरह को उगाने का जो सारा प्रोसेस है इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ये भी 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हॉर्टिकल्चर बागबानी को कहते हैं, ठीक है, बागबानी को कहते हैं, इसको आपने याद रखना है। और इसके अलावा एपीकल्चर भी पूछा जाता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपी का मतलब होता है बी, ठीक है, हनी बी जो होती है ना उसको बोलते हैं एपी, साइंस की टर्म में उसको एपी कहा जाता है। कल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्चर करवाना, किसी चीज़ को ग्रो करवाना। सो एपी कल्चर जो है ये हनी बीज़ की जो ग्रोथ है उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो है ना, मतलब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या मतलब आप देख सकते हैं ज़ू वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे क्या करवाते हैं कि हनी बीज़ जो हैं उनकी जो मलका मक्खी और ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनको खुद से उनके कल्चर बनाते हैं। उनकी वहाँ पे तादाद जो है वो बढ़ रही होती है। वो कल्चर इनकी क्यों ग्रो करवाते हैं? क्योंकि वो उनसे क्या करवाते हैं, हनी की प्रोडक्शन करवाते हैं, उनसे शहद बनवाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है सैरी कल्चर। सैरी जो टर्म है ये यूज़ होती है जो रेशम का कीड़ा होता है ना, सिल्क वर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिल्क वर्म, उसके लिए। इसमें क्या होता है कि सिल्क वर्म जो है इनके कल्चर बनाए जाते हैं, ठीक है, इनको खुद से ग्रो करवाया जाता है और इनसे रेशम बनवाया जाता है। रेशम जो है वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक प्रीशियस चीज़ है हमारे लिए, उससे रेशम के कपड़े वगैरह बनवाए जाते हैं और उसको मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कुकिंग गैस इज़ मिक्सचर ऑफ, यानी हम जो घरेलू गैस यूज़ करते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? सो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। वाई नोबल गैसेज इज़ लेस रिएक्टिव, नोबल गैसेज जो हैं ये लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं, यानी ये रिएक्ट क्यों नहीं करती? ड्यू टू देयर कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट रूल एक ऐसा रूल होता है जिसमें जो गैसेज या एलिमेंट्स होते हैं इनके जो आउटर वैलेंस शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगी और ना ही ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेंगी। सो इस वजह से क्या होता है कि ये लेस रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके पास इनका वैलेंस शेल जो है वो पहले से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर इनमें से कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मौजूद होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, मरकरी। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसकी डिटेल्स कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, उसके ऊपर जितनी भी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड है और कुछ गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, एक तो मरकरी एंड दूसरा बोरोमीन। सिर्फ ये 2 मेटल ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। देखिए अब इस दफ़ा मरकरी का ऑप्शन आ गया, मे भी अगर नेक्स्ट टाइम ये एमसीक्यूज़ पूछा जाए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मरकरी ना दें, वो बोरोमीन दे दें। सो इस तरह आपने इसको याद रखना है, दोनों में से जो ऑप्शन भी आ जाए आपको याद होना चाहिए। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस एज कोविड-19, यानी कोरोना वायरस जो था उसको कोविड-19 का नाम किसने दिया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 का नाम दिया था कोरोना वायरस को। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्राम द लीव्स इज़ कॉल्ड, यानी पौधे जो हैं उनके पत्तों में से जो पानी बुखारात बन के निकल रहा होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन जो हम फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, हमारे सारा खाना खाने का जो प्रोसेस है उसको न्यूट्रिशन का नाम दिया जाता है। रेस्पायरेशन जो है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इसको रेस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और परस्पायरेशन जो हमें पसीना वगैरह आ रहा होता है ना, अगर लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर से अगर पानी निकल रहा है तो उसे हम परस्पायरेशन या स्वेटिंग कहते हैं, ठीक है, पसीना आने का जो प्रोसेस है, ठीक। और ट्रांसपायरेशन जो है ये परस्पायरेशन जो है ये पसीना आने का जो प्रोसेस है इसको हम ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। विच विटामिन इज़ अवेलेबल टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू सन, यानी सन लाइट के ज़रिए कौन सा विटामिन हमें मिलता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, विटामिन डी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि विटामिन के का फंक्शन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये बार बार एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा विटामिन के। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो ये है कि
विटामिन 12 जो है इसका नेम क्या है दूसरा? सो इसका नेम जो है विटामिन 12 का वो है कोबाल अमाइन, ठीक है। कोबाल अमाइन इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन 12। इसके अलावा विटामिन ए के बारे में बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की जो कमी है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। सो इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये MCQs मोस्ट रिपीटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने याद रखने हैं कुछ MCQs विटामिन के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? सो A, D, E और विटामिन के, ये हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है। इनके अलावा जितने विटामिन होंगे वो क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल। इनका मतलब ये होता है कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। द नेम्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर डिज़ाइनेटेड अकॉर्डिंग टू, यानी ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी है और ओ है, ठीक है। आगे ए पॉजिटिव आ जाता है, ए नेगेटिव, फिर बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरह करके। सो ये किस बेस पे इनको नेम दिए जाते हैं? तो वो एंटीजन की बेस होती है, ठीक है। एंटीजन के लिहाज से इनको ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया जाता है कि ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है या कौन सा है। अलावा यहाँ पे MCQs 2 और बनते हैं जो कि पूछे गए हैं बार बार कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो सबको लग जाता है। सो यूनिवर्सल डोनर जो है वो O ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। 1 nautical mile is equal to how many kilometers? Correct answer is option A, 1.852 किलोमीटर। लास्ट MCQs है व्हाट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो इम्पेक्ट कर रही है? सो एयर प्रेशर जो है वो इम्पेक्ट करता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिशिएशन होती है जो कि हमें मोटिवेट करती है कि हम मज़ीद जो है अच्छा काम करें और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। अल्लाह हाफिज़।